So let me start today's lecture. बेटा आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग। देखो हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ लिया, हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ लिया, हमने उसके मेटालिक बॉन्ड पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग। ये बॉन्ड जो होता है वो कैसे होता है, कब होता है, किस तरह से होता है। ठीक, तो जो हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग, कौन कौन सी बॉन्डिंग की थ्योरीज हैं। ठीक, इसमें बेटे पहली थ्योरी जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉसल एंड लुईस थ्योरी ऑफ ऑक्टेट रूल्स। ठीक, तो हमारे पास पहली थ्योरी जो थी वो थी कॉसल एंड लुईस थ्योरी, लुईस थ्योरी ऑफ ऑक्टेट रूल। ये आप पढ़ चुके हैं और मैंने आपको समझाया था इसमें कि कॉसल एंड लुईस ने ये कहा था बेटा कि कोई भी चीज कंबाइन करती है जस्ट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, कोई भी चीज कंबाइन करती है जस्ट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक, दे कंबाइन टू कंप्लीट देयर ड्यूप्लेट्स। ठीक, लिथियम बेरिलियम जो हो गया या हाइड्रोजन जो हो गया वो ड्यूप्लेट बनाते हैं, बाकी सारे ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो बेसिकली ऑक्टेट थ्योरी हमारे पास थी पहले पुराने समय, लेकिन साथ ही में हमने पढ़ लिया था कि इसके बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। और वो ड्रॉबैक क्या क्या हमने बताए थे? हमने बताया था देयर आर मेनी हाइपरवैलेंट स्पीशीज वी नो, देयर आर मेनी हाइपोवैलेंट स्पीशीज, इन हाइपरवैलेंट मोर देन ऑक्टेट were there, and many hypovalent species were also known, and some odd electron species were also known. ठीक बेटे, आज जो थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग में, ठीक, ये चीज हम पढ़ चुके हैं इसलिए इस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं। आज हम पढ़ेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी बेटा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सी जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है बेटा, दैट वाज गिवन बाय हिटलर एंड लंडन। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये दी थी, हिटलर एंड लंडन। This was given by Hitler and London. But एक तो ये थ्योरी दी थी हिटलर एंड लंडन ने, फर्दर इट वाज एक्सटेंडेड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर। ठीक, एंड एक्सटेंडेड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर, पॉलिंग एंड स्लेटर। तो सबसे पहली बात तो थी कि ये थ्योरी दी थी हिटलर और लंडन ने। दूसरी बात, इट वाज एक्सटेंडेड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर। ठीक है बच्चे, इसके कुछ अपने पोस्टुलेट्स रहे, यानी कुछ अजम्पशंस रही, जिन अजम्पशंस को लेकर के इसने इस थ्योरी को पुट फॉरवर्ड किया बेटा। ठीक, सबसे पहली अजम्पशन ये थी इसकी कि ओनली वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इनर इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड। ठीक, क्या बोलता है? ओनली valence shell electrons, only valence shell electrons take part in bond formation, take part in bond formation. Only valence shell electrons take part in bond formation, inner electrons remain undisturbed, inner electrons remain undisturbed. बेटा इसके अकॉर्डिंगली सिर्फ वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो हमेशा अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं।
तो only valence electron take part in bond formation and inner electron remains undisturbed. क्लियर हो गया बेटा? फिर अगली बात ये क्या कहता है, ठीक, अगली बात कहता है कि जब भी बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड बनते हुए कुछ नई अट्रैक्टिव फोर्सेस आती हैं और कुछ नई रिपल्सिव फोर्सेस आती हैं, ठीक। जब बॉन्ड बनने लगता है तो देयर आर सम अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड देयर आर सम रिपल्सिव फोर्सेस। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो होता है, ठीक बेटे, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो होता है बेटे हमारे पास वो ज्यादा हो तो बेटा हमारे पास बॉन्ड बनता है, ठीक। अगर मैग्नीट्यूड बराबर भी हो तब भी बॉन्ड बनता है, लेकिन अगर रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। यानी ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यूरिंग bond formation, during bond formation, when atoms come closer, when atoms come closer, new attractive forces, new attractive and repulsive forces are formed. Repulsive forces are formed, ठीक है। So during bond formation, when atom come closer, what happens? New attractive and repulsive forces are formed. फिर ये बोलता है if magnitude of attractive forces is more, ठीक, you can say if magnitude of attractive forces is more or equal to repulsion forces or equal to repulsive forces, bond may be formed. Bond may be formed. And if magnitude of repulsive forces are more, repulsive forces are more, there is more, bond cannot be formed. Bond cannot be formed. देखो बेटा, ये जो दो पोस्टुलेट हमारे पास आए हैं, ठीक, कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है, ये जो दो हमारे पास आए हैं बेटा, इसको समझाने के लिए मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ में आ सके कि रिपल्सिव फोर्सेस नहीं कैसे आती हैं और कैसे उनका मैग्नीट्यूड ज्यादा या कम हो सकता है। लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन यानी H and H एंड बॉन्ड बिटवीन हीलियम, ठीक। इस क्वेश्चन को बेटे तुम ऐसे भी ले सकते हो कि why helium does not, He2 does not exist. जैसे हाइड्रोजन exists as H2, why helium does not form a bond, इसका रीजन भी हम यहाँ खोजेंगे, ठीक। देखिए बेटा, मान लेते हैं ये एक हाइड्रोजन है और मान लेते हैं ये दूसरा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसका इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली ये उसका न्यूक्लियस है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। ये दो हाइड्रोजन है। समझ में आई? अब जब ये दो हाइड्रोजन है बेटे हमारे पास, तो क्या होता है? तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होंगे, रिपल्सिव भी। जब ये पास आएंगे तो कौन सी नई अट्रैक्टिव फोर्सेस बनेंगी? सी, देखो बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स बनेगी इसके इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के बीच में। दिस इज द न्यू अट्रैक्टिव फोर्स वी हैव। ये न्यूक्लियस दूसरे हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का।
यानी यहां पर एक हाइड्रोजन मैं लिख रहा हूं और यहां पर बेटे दूसरा हाइड्रोजन मैं लिख रहा हूं। क्लियर हो गया? तो नई अट्रैक्टिव फोर्स एक तो ये बनी। सिमिलरली एक इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में हमारे पास क्या हो गया, दो नई अट्रैक्टिव फोर्सेस बनी। तो यहां पे टू न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस बनी, अट्रैक्टिव फोर्सेस फॉर्म। वो समझ रहे हो कि इस एटम के इलेक्ट्रॉन की इसके न्यूक्लियस के साथ, इस एटम के इलेक्ट्रॉन की इसके न्यूक्लियस के साथ। बट ऑब्वियसली इसमें हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस भी बननी है जब ये पास आ जाए। और वो रिपल्सिव फोर्सेस कौन सी? जब ये पास आएंगे तो ये न्यूक्लियस पास आएंगे, तो इस न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में रिपल्शन होगी। ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन भी पास आएंगे, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्शन होगी। तो टू न्यू repulsive forces are formed, repulsive forces are formed। तो यहां पर हमारे पास क्या हुआ कि अट्रैक्टिव फोर्सेस भी बन रही है, रिपल्सिव फोर्सेस बन रही है। तो जैसे एटम क्लोजर आता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा जब अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर हो जाएगा। एटम वहां आकर के रुक जाएंगे। समझ में आई? क्योंकि उस समय जितनी अट्रैक्टिव उतनी रिपल्सिव, और उससे ना पीछे जा सकेंगे ना आगे, तो वो बॉन्ड बन जाएगा। सो क्योंकि यहां मैग्नीट्यूड, यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ attractive forces is equal to magnitude of repulsive forces, so they can come closer till a safe distance, जहां तक रिपल्शन बढ़े नहीं, और वहां तक आकर के ये बॉन्ड बना लेंगे। सो यहां मैग्नीट्यूड हमारे पास बराबर हो सकता है, तो बॉन्ड कैन बी फॉर्म। ठीक, बनेगा कैसे वो तो आगे बता देंगे। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है उनका, न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस और न्यू रिपल्सिव फोर्सेस, इनका मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट सेम होने की वजह से they can come closer and they can definitely form a bond। क्लियर होगी बात? नो अगर हम यहां पे बात करें, ठीक है जी, अब दो हीलियम की बात की जा रही है, ठीक। एक हीलियम बेटा हमारे पास ये है, और ये उसका इलेक्ट्रॉन है, ये उसका इलेक्ट्रॉन है। एक हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? दो। ठीक, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो न्यूक्लियस में +2 चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली बेटे यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे हीलियम के, यानी एक हीलियम ये है बच्चे, एक हीलियम ये है। अब जब ये क्लोजर आएंगे तो व्हाट विल हैपन? कुछ नई अट्रैक्शन और कुछ नई रिपल्शंस। देयर आर फ्यू न्यू अट्रैक्शंस, फ्यू न्यू रिपल्शंस। तो चलिए पहले अट्रैक्शन देखते हैं। इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में एक अट्रैक्शन, इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में दूसरी अट्रैक्शन, ये दो अट्रैक्शन हो। ठीक, अब इसके इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन, ये तीसरी हो गई। इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन, ये चौथी अट्रैक्शन हो गई। सो हाउ मेनी न्यू अट्रैक्शन कैन बी फॉर्म? हियर 4 new attractive forces are there. Attractive forces are formed. 4 नई अट्रैक्टिव फोर्सेस बनी है इसमें बेटा। ठीक, कौन कौन सी? इसके इलेक्ट्रॉन और उसके न्यूक्लियस में, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस में, और ऑपोजिटली उसके इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस में, उसके इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस में। सो देयर आर 4 न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब रिपल्सिव फोर्सेस देखते हैं। इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में सेम चार्जेस में पहली रिपल्शन, इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस में दूसरी रिपल्शन, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में तीसरी रिपल्शन, फिर इस इलेक्ट्रॉन
और इस इलेक्ट्रॉन में जब ये पास आएंगे, चौथी रिपल्शन, और इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में पांचवी रिपल्शन। तो सी हाउ मेनी ग्रीन लाइंस आई पुट ओवर हियर। ये इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। तो हाउ मेनी? देयर आर 5। तो मतलब क्या होगा कि 5 न्यू रिपल्सिव फोर्सेस आर देयर। repulsive forces are formed। और हमने देख लिया कि यहां पे क्या हुआ, यहां मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस इज मोर। यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस इज मोर। रिपल्सिव forces is more, therefore no bond can be formed, no bond can be formed। समझ में आ गई बेटे बात? यानी सबसे पहली बात ये क्या कहता है, ये कहता है कि जब भी बॉन्ड बनने लगता है, पहली बात तो ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अंदर के इलेक्ट्रॉन अनडिस्टर्ब रहते हैं। बॉन्ड बनते जब दो एटम पास आते हैं, उसमें कुछ नहीं अट्रैक्टिव, कुछ नहीं रिपल्सिव फोर्सेस बनती है। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ करता है या बराबर हुआ करता है रिपल्सिव फोर्सेस से, तो बॉन्ड कैन बी फॉर्म। और अगर इनके मैग्नीट्यूड में फर्क होता है और रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाए तो बॉन्ड नहीं बनेगा। जैसे कि हीलियम के केस में हमने देख लिया कि रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा था तो बॉन्ड नहीं बना। बेटे यहां तक क्लियर हो गया आप सभी को? क्विकली राइट यस और नो। यहां तक क्लियर हो गया आपको? ओके, नाउ हाँ नंदिनी, यू वांट टू आस्क एनीथिंग, यू कैन आस्क। ओके, तो सिंपल बात कि अगर हमारे पास पार्टिसिपेशन होगी तो सिर्फ किसकी होगी? ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इनर इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अनडिस्टर्ब। सिर्फ आपके पास जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, अंदर के इलेक्ट्रॉन अनडिस्टर्ब रहती है, पहली बात। फिर बोलता है ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन when atoms come closer to each other, during the bond formation, when atom come closer to each other, new attractive and repulsive forces are formed. And if magnitude of attractive forces is more or equal to repulsive forces, definitely bond can be formed. But if magnitude of repulsive forces is more, bond cannot be formed. लेकिन ये तो चलो उसका बेसिक उसने बताया कि कैसे बॉन्ड बन कैसे सकता है, लेकिन बनता क्यों है और किस तरह से बनता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने दो तरह के कॉन्सेप्ट बताए हमें। पहला कॉन्सेप्ट था एनर्जी कॉन्सेप्ट। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने कहा कि उसने दो तरह के हमें कॉन्सेप्ट बताए। ठीक, अभी पहली बात उसने बताई कि बॉन्ड बनता कैसे, क्यों बनता है, यहां पे आया क्यों बनता है, क्यों? अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा हो जाता। अब आएगा बॉन्ड किस तरह से बनता है। ठीक, इन दो चीजों को एक्सप्लेन करना है। ठीक, तो पहले अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होने से क्या हो जाता है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो उसने पहला कॉन्सेप्ट हमें दिया बेटा, एनर्जी कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, जो उसका पहला कॉन्सेप्ट था वो था बेटा एनर्जी कॉन्सेप्ट। तो पहले डिस्कस करेंगे एनर्जी कॉन्सेप्ट को। देखो बेटा, एनर्जी कॉन्सेप्ट में ये क्या कहता है, देखिए इसने क्या किया कि मान लो ये हमारे पास एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक, ये ग्राफ है।
ये ओरिजिन है, ठीक है। इस साइड में ले रहा हूं बेटा डिस्टेंस, क्या ले रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन दी एटम्स, ठीक है, जिसको आर बोल दो, विच कैन बी कॉल्ड एज आर, जिसको आप आर बोल सकते हो, ठीक है जी। और इस साइड में ले रहा हूं एनर्जी, इस साइड आई एम टेकिंग एनर्जी, और खास करके इस साइड इस एक्सिस पे एनर्जी बढ़ा रहे हैं, इस एक्सिस पे अपन डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, ठीक है जी। इस एक्सिस पे डिस्टेंस है और इस एक्सिस पे बेटे ये जो डिस्टेंस इस साइड बढ़ गया, एनर्जी इस साइड बढ़ गई। इनिशियली दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मान लो, ये एक दूसरे से दूर थे, से एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे बेटे। जब तक कोई चीज एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हुआ करती है बेटा, तो उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, तो उनकी एनर्जी एक दूसरे के लिए क्या होती है, जीरो। ये हमने पहले भी पढ़ा है, ना कोई अट्रैक्शन ना कोई रिपल्शन, तो इसकी एनर्जी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो अभी इसकी एनर्जी जीरो है, ठीक है। नाउ अब मान लो ये पास आने लगते हैं, जब पास आने लगते हैं तो डेफिनेटली अट्रैक्टिव फोर्सेस बनती, ठीक। अट्रैक्टिव फोर्सेस बनने लगेगी तो बेटा एनर्जी रिलीज होती है। अब ये कभी किससे पूछना कि अट्रैक्टिव फोर्सेस बनने से एनर्जी रिलीज क्यों होती है, अगर कोई बता जाएगा जरूर बताना। मैं अट्रैक्टिव फोर्सेस बनने से एनर्जी रिलीज क्यों होती है, देखो समझो। अगर अट्रैक्टिव फोर्स बनेगी तो होता क्या है, मॉलिक्यूल दूसरे को पकड़ता है तो उसके मोशन को हिंडर करता है, मोशन को हिंडर करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी गिरती है। एक चीज मूव कर रही है, उसको कोई अट्रैक्शन नहीं मिल रही, वो मूव कर रही है, लेकिन जब अट्रैक्शन मिलेगी तो मूव करना कम हो जाएगी, क्यों, अट्रैक्टिव फोर्सेस को पकड़ लेगी, तो मूव नहीं कर पाएगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है, और वो काइनेटिक एनर्जी जो लूज हुई दैट कम्स आउट एज एनर्जी गिवन। सो जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग अट्रैक्टिव फोर्सेस, दैट इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन। जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग अट्रैक्शन। तो एनर्जी रिलीज होगी बेटा। अगर एनर्जी रिलीज हुई तो धीरे धीरे एनर्जी कम होने लगेगी। अब एनर्जी कम होनी शुरू हो गई, कम होती चलेगी, एटम पास आते चले गए, पास आते चले गए, पास आते चले गए। लेकिन जब पास आएंगे बेटा, रिपल्सिव फोर्सेस भी तो बननी शुरू हो जाएगी। अट्रैक्टिव तो है ही है। शुरुआत में क्या हुआ कि एक एटम के न्यूक्लियस ने दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को पहले के न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट किया, वो पास आने शुरू हुए। लेकिन जब पास आने शुरू हुए तो दोनों इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे को देखा और घूरा, दोनों न्यूक्लियस ने एक दूसरे को देखा और घूरा, यानी रिपल्शन फोर्सेस भी आने लगी। तो जैसे जैसे वो क्लोजर आएंगे तो लाइक चार्जेस भी तो पास आएंगे, अनलाइक भी पास आएंगे, लाइक भी पास आएंगे, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस भी बढ़ती जाएंगी, बट धीरे धीरे रिपल्शन फोर्सेस बढ़ती चले जाएंगी। एक समय ऐसा आएगा जब अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस बराबर हो जाएंगे। जितना अट्रैक्टिव फोर्स होगा उतना ही रिपल्सिव फोर्स होगा। अब उस समय जब अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बराबर हो जाएंगी, ना वो एटम अब दूर जा पाएंगे, क्यों, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है, ना वो और पास आ पाएंगे, रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा है, तो एटम वहीं पर रुक जाएंगे। समझ में आई? जब दो एटम एक दूसरे से दूर थे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो उनकी एनर्जी क्या थी, जीरो। जब वो पास आने लगे अंडर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन फोर्स किसमें बनी, एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे के न्यूक्लियस में, तो अट्रैक्शन की वजह से पास आने लगे, तो जब पास आने लगे तो इनमें रिपल्सिव फोर्सेस बनी, रिपल्सिव फोर्सेस बनेंगे,
किसमें, न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन में, तो वो पास भी आते रहेंगे, उनमें अट्रैक्टिव तो बढ़ी रही है, क्योंकि आपको याद हमेशा रखना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is directly proportional to Q1, Q2 and inversely proportional to R square. R is the distance between them. ठीक है, तो मेरे बच्चे जैसे R कम होता गया, फोर्स बढ़ती गई, अट्रैक्टिव फोर्स भी, रिपल्सिव फोर्स भी, दोनों बढ़ती चली जा रही, और एक टाइम पर आके अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए। जब अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर आ जाएगा तो ना हम एटम दूर जा पाएंगे ना और क्लोज आ पाएंगे। उस समय वो मिनिमम जो हमारे पास मिनिमम पॉसिबल नियरेस्ट डिस्टेंस था वहां तक पहुंच गए, यानी क्लोजेस्ट अप्रोच तक पहुंच गए। उससे आगे नहीं जा सकते, क्यों, रिपल्शन ज्यादा है। उससे पीछे नहीं जा सकते क्योंकि अट्रैक्शन है। तो उस समय जब अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बिल्कुल बराबर हो जाती हैं, एटम क्लोजेस्ट अप्रोच तक आ जाते हैं, उस समय एनर्जी मिनिमम हो चुकी होती है। अब एनर्जी इससे और कम नहीं होगी, क्योंकि इससे पास अब एटम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अगर इससे पास आए तो रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ेगी। तो अगर मैंने पास लाने की कोशिश की तो रिपल्सिव फोर्सेस क्या होगी, इंक्रीज होगी, और उसकी वजह से ये एनर्जी बढ़ेगी। जब रिपल्शन की फोर्सेस हमारे पास क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, तो एनर्जी बढ़ेगी। ठीक, क्यों, जब रिपल्शन फोर्सेस ज्यादा होती है तो धक्का लगता है ना भाई, उस धक्के की वजह से एनर्जी बढ़ रही है और वो एनर्जी इंक्रीज होगी। क्लियर। और बेटा जब यहां पे जहां पे मैंने कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस और मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस ये दोनों बराबर हैं, उस समय एटम क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे है, यानी उस समय इनका जो डिस्टेंस बिटवीन देम है वो ये है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये यहां से यहां तक मापा जा रहा है बेसिकली। ठीक, तो ये हमारे पास यहां से यहां तक आ जाएगी इनकी बॉन्ड लेंथ। क्या बोलेंगे इसको, बॉन्ड लेंथ। कि एटम मैक्सिमम क्लोज इतना आ सकते। बेटा ये डिस्टेंस था, एक्चुअली हमने क्या माना था, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस मत मानिएगा, ये तो मैं सिर्फ डायग्राम बना के दिखा रहा हूं कि एटम क्लोजेस्ट अप्रोच पे आ गए। एक्चुअली तो डिस्टेंस ही है ना इनमें, पहले डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, अब जब पास आ रहे डिस्टेंस कम होते जा रहा है। ठीक, तो यहां पे जब मिनिमम एनर्जी है इनकी, इससे ज्यादा एनर्जी कम नहीं हो सकती, उस समय मैक्सिमम क्लोज कितना है, इतना डिस्टेंस उनके बीच में। सो दैट विल बी कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। और उस समय उनकी एनर्जी मिनिमम है। ठीक, उस समय उनकी एनर्जी भी मिनिमम है, और मिनिमम एनर्जी है तो बेटे वो कहां तक है, देखो यहां तक। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी देख लोगे, ठीक है, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी हो गई। ठीक बच्चों, तो यहां से यहां तक जो एनर्जी का रिलीज हुआ है, कम हुई है एनर्जी, तो ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज हुई है, और वो जो एनर्जी रिलीज हुई है उसी को अपन बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। सो दिस विल बी कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। ये जो आई ये वाली बॉन्ड एनर्जी है। तो अब एक बार ध्यान से सुन ले कि एनर्जी कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसका। देखो पहले इसने बोला कि बॉन्ड तब बनता है जब अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस आएंगी, पर अट्रैक्टिव का मैग्नीट्यूड यहाँ तो ज्यादा यहाँ बराबर। हीलियम वगैरह में रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होने से क्लोज आते ही नहीं, दूर ही रहते हैं, तो उनकी एनर्जी कभी डिक्रीज होती नहीं है, उनकी एनर्जी ज्यादा रहती है, इसलिए पास नहीं है।
पर जिसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो सके या बराबर हो सके वो क्लोज आते हैं। क्लोज आते ऐसे डिस्टेंस तक आते हैं जहां तक उनके अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बराबर हो जाए। जब अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बराबर हो जाती हैं उस समय उनकी एनर्जी मिनिमम पॉसिबल हो जाती है। ठीक, अब एटम उससे क्लोज भी नहीं जा सकते और उससे दूर भी नहीं जा सकते, तो वो बॉन्डेड टू ईच अदर हैं, तो वहां बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है और उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको अपन बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। बोलिए बेटा, समझ में आया कि नहीं? तो हम इसका क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे when atom come closer, when atoms come closer due to attractive forces, due to attractive forces, attractive forces, energy is released, energy is released, but as they come closer, as they come closer, there is increase in, there is increase in repulsive forces also, repulsive forces also. At a distance, at a particular time, at a particular time, attractive forces becomes equal to repulsive forces, repulsive forces. At this time, atom is at the closest approach. At this time, atoms are at the closest approach. इस समय एटम्स क्लोजेस्ट अप्रोच पे होते हैं, ठीक, यानी इससे पास वो नहीं आ सकते, एंड बेयर्स मिनिमम पॉसिबल एनर्जी, एंड बेयर्स मिनिमम पॉसिबल एनर्जी, मिनिमम पॉसिबल एनर्जी। उस समय उनकी एनर्जी मिनिमम होती है और उनके बीच का डिस्टेंस भी मिनिमम, जितना क्लोज वो आ सकते हैं उससे क्लोज और नहीं आ सकते। Thus bond is formed, thus bond is formed। बॉन्ड बनते हुए एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। ये हमने पहले पढ़ा था कि बॉन्ड तभी बन सकता है जब एनर्जी क्या हो, रिलीज हो। अगर एनर्जी रिलीज नहीं होती तो बॉन्ड नहीं बनता। तो यहाँ एनर्जी रिलीज भी हुई, उस समय वो मिनिमम पॉसिबल जितना पास आ सकते थे उतना आ भी गए और उसकी वजह से हमारे पास बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। यहां से यहां तक उसकी क्या आ जाएगी, बॉन्ड लेंथ, और यहां से यहां तक क्या आ जाएगा, उसका बॉन्ड एनर्जी। नाउ if there is any problem, please tell me। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कर्व के सेंटर में गई है सर। हाँ जी बेटा, बोलो फटाफट। सर ये जो ग्राफ बनाया है वो एक्सप्लेन कर दो दोबारा। जब ये एटम्स दूर थे एक दूसरे से, जब ये एटम एक दूसरे से दूर थे तो इनकी एनर्जी जीरो थी। जब ये पास आने लगेंगे तो अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी कम होने लग जाएगी यहाँ पर।
अब जब ये क्लोज आते जाएंगे तो एनर्जी रिलीज तो होती रहेगी, लेकिन अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्शन भी बढ़ेगी। पहले मान लो अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा, तभी तो पास आ रहे हैं ना, और धीरे धीरे रिपल्शन भी बढ़ती जा रही है, बट अभी रिपल्शन फोर्सेस अट्रैक्शन से कम है, इस वजह से एनर्जी क्या होती जा रही है, रिलीज होती जा रही है। एक समय पर आकर के अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया, जितनी अट्रैक्टिव है उतनी रिपल्सिव है। जब अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया, अब उस समय ये और पास नहीं आ सकते, क्योंकि उससे पास आए तो रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होंगी, उससे दूर गए तो अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं जाने देगी, तो अब ये क्लोजेस्ट अप्रोच पे होंगे, और उस समय उनकी एनर्जी जितनी रिलीज हो सकती थी हो गई, क्योंकि उससे आगे अगर मैं लेके गया तो रिपल्शन बढ़ेगी, और रिपल्शन से एनर्जी इंक्रीज होगी, रिपल्शन से एनर्जी इंक्रीज होगी। गॉट इट? तो यहां पे मिनिमम पॉसिबल एनर्जी है, यहां पे मिनिमम पॉसिबल एनर्जी है, ठीक है। और दूसरी बात यह है, एक तो एनर्जी मिनिमम पॉसिबल है, और उस समय क्लोजेस्ट अप्रोच पे है, जितना पास आ सकते थे उतना पास आ गए, तो उस समय जितना पास आ सकते थे आ गए, वो हो गया बॉन्ड, तो वहां पे बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो इस तरह से बॉन्ड की फॉर्मेशन हुआ करती है। अभी बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? ओके सर। Any further doubt? You can ask. Open your mic and please ask your question. फटाफट से खींच लिया आपने, इसका जो भी खींचना था बेटा, स्क्रीनशॉट जो भी करना था कर लिया। ये था एनर्जी कॉन्सेप्ट। अब इससे पता चला बॉन्ड बनता क्यों है, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है, और हम ये जानते हैं कि बॉन्ड बनते हुए एनर्जी का रिलीज होना जरूरी होता है, ठीक। एनर्जी मिनिमम पॉसिबल होगी तभी तो स्टेबिलिटी आएगी, इस वजह से बॉन्ड बन जाता है, एनर्जी रिलीज होती है, इससे पता चल गया बॉन्ड बनता क्यों। अब बात आएगी बॉन्ड बनता कैसे है, ठीक। तो अगला कॉन्सेप्ट जो इसने दिया हमारे को वो था ओवरलैप कॉन्सेप्ट। क्या था? ओवरलैप कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। जो सेकंड कॉन्सेप्ट इन्होंने हमारे को दिया वो था ओवरलैप कॉन्सेप्ट। ओवरलैप कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। जब ओवरलैप कॉन्सेप्ट की अपन बात करते हैं तो ये क्या कहता है बेटा? ये कहता है एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं दे ओवरलैप टू फॉर्म बॉन्ड, वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। समझ में आई? तो ये कहता है कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स overlap to form bond. Half filled atomic orbitals overlap each other to form bond. ठीक है जी। बोलता जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं टू फॉर्म बॉन्ड। अब हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब क्या है? जैसे मान लो अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? Z है 7, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? 1s2, 2s2, और 2p में कितने लिखोगे बेटा? ऑब्वियसली 3, हो गए 7। तो पहली बात तो थी सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड में, तो भैया वैलेंस वाले ये हैं, सिर्फ ये वैलेंस शेल है,
नोबल गैस के बाद वाली, तो इसमें बेटे आपके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, और बेटे जी हमारे पास ये P है, ये 2s है और ये 2p है। P में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन P में है। तो अब ये नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकती है? बोलता एक हाफ फील्ड ये है, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल वो होता है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये एक ये बॉन्ड बना सकता है, एक ये बना सकता है, एक ये बना सकता है। ठीक, क्लियर? तो ये बोलता है सिर्फ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो बॉन्ड बना सकते हैं, उसके हिसाब से नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, जैसे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, Z इज इक्वल टू 8, क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p4। अब वैलेंस शेल कौन सी आई? फटाफट बोलो बेटा, वैलेंस शेल आई ये, ठीक है जी। और वैलेंस शेल जो है, ठीक, इसमें आपके पास 1 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए बेटे, और सिमिलरली बेटे यहां पे कितने हो गए? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन और हो गए P में। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं? 1 2। तो ऑक्सीजन में सिर्फ 2 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसलिए ऑक्सीजन कैन फॉर्म ओनली 2 बॉन्ड्स। ऐसे फ्लोरीन का देखोगे, उसमें सिर्फ एक ही हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। बेटा हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब हाफ फील्ड शेल से मत लेना। हाफ फील्ड शेल एक अलग बात है, जैसे दिस इज हाफ फील्ड शेल। यहां हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की बात की, यानी जिसमें हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, जिस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप ईच अदर टू फॉर्म बॉन्ड। ठीक, सो अगला पॉइंट ये बोलता है overlapping orbitals must have electrons in opposite spins। जो ओवरलैप हो रहे हैं ना ऑर्बिटल किसी भी चीज के साथ, उनकी स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर हम ये बोले कि हमारे पास एक ये कोई s ऑर्बिटल है, ठीक, और ये दूसरा s ऑर्बिटल है, ये आपस में ओवरलैप किए, तो एक की स्पिन अगर ऐसी होगी, दूसरे की स्पिन ऐसी होगी। समझ में आई बात की नहीं? यानी हम कुछ इस तरह से बोल सकते थे कि मान लो अगर एक S ने, ये 1s है मान लो हाइड्रोजन का, इसमें हाफ फील्ड 1 है, इसी तरह से 1s ये दूसरी हाइड्रोजन का है, इसमें भी हाफ फील्ड है। तो बेटे हम क्या करेंगे, अगर इसको ओवरलैप करवाएंगे तो इसमें स्पिन का ऑपोजिट होना जरूरी है। समझ में आई? अगर इसका यूं स्पिन आएगा, इसका यूं आएगा, तभी ओवरलैप होंगे। So overlapping orbitals must have electrons in the opposite spin, तभी तो वो पेयर बनेगा ना बेटा। फिर अगली बात ये क्या कहता है? पहली बात, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म बॉन्ड, ठीक, ओवरलैप ईच अदर टू फॉर्म बॉन्ड, क्लियर? और जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल है मस्ट हैव इलेक्ट्रॉन इन द ऑपोजिट स्पिन्स। तीसरी बात ये कहता है number of bonds formed यानी वैलेंसी can be equal to number of half filled atomic orbitals, यानी number of bonds which can be formed by an element। बेटा नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट क्या बोलते हैं? बोलते हैं उसको वैलेंसी।
यानी ये वैलेंसी हो गई। Number of bonds which can be formed by an element is equal to number of half-filled atomic orbitals, number of half-filled atomic orbitals present in the atom। जितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है वो उसकी वैलेंसी है। जैसे इसके अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है। जितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मिल गए बेटा, ठीक, उतनी ये कहता है कि वैलेंसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। अगली बात ये कहता है मोर इज द ओवरलैप, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। मोर इज द ओवरलैप, more is the overlap, stronger is the bond, stronger is the bond। जितना ओवरलैप ज्यादा होगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। मोर इज द ओवरलैप, मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ठीक है बच्चे, ये ओवरलैप कॉन्सेप्ट इसने दिया था। जितना ओवरलैप होगा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड उतनी ज्यादा होगी। तो सिंपल बात है, अगर किसी चीज को मान लो मार्कर है, मार्कर को मैंने ऐसे पकड़ा है तो बेटा ये इतने टाइटली नहीं पकड़ा हुआ है। अगर मैंने उसको पूरा पकड़ लिया, ओवरलैप कंप्लीट हो गया तो बहुत स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है। तो मोर इज द ओवरलैप, मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। तो 4 पॉइंट ध्यान रखेंगे ओवरलैप में कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं टू फॉर्म बॉन्ड। और दूसरा बोलता है ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव इलेक्ट्रॉन्स इन ऑपोजिट स्पिन्स। तीसरा बोलता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स व्हिच कैन बी फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट। एंड फोर्थ वन इज मोर इज द ओवरलैप, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। जितना ओवरलैप होता है बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होता है। उम्मीद है समझ में आ गया यहां तक। अब यहां तक दिया था हिटलर एंड लंदन ने। अब ये जो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप है इसको मापने के चक्कर में पॉलिंग एंड स्लेटर ने आगे इसके ऊपर अपनी थ्योरी दी। ठीक, और वो थ्योरी क्या दी, टाइप्स ऑफ ओवरलैप कैसे होते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ ओवरलैप कैसे होते हैं बेटा, ये जो पढ़ा रहा हूं आगे, अगर तुम्हारे किसी भी दोस्त की कॉपी में मिल गए ना, चाहे वो दुनिया के किसी भी सेंटर में पढ़ता होगा, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, चेक कर लेना। ठीक, जो आगे तो मैं पढ़ा रहा हूं। तो अब आएगा पॉलिंग एंड स्लेटर्स एक्सटेंशन। पॉलिंग एंड स्लेटर्स एक्सटेंशन। Now we'll be discussing Pauling and Slater extension। कि पॉलिंग स्लेटर ने किया क्या था। ठीक बेटा, पॉलिंग और स्लेटर ने क्या किया, उसने कहा कि ओवरलैप 2 तरह के होते हैं। ठीक, ओवरलैप उन्होंने बताया 2 तरह के होते हैं। एक जिसको उन्होंने बोला सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। बेटे सिग्मा ऐसे निशान लगाते होते हैं लगभग 6 जैसा। सिग्मा बॉन्ड थोड़ा अलग कलर से लगा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सिग्मा बॉन्ड, ठीक है जी। दूसरी बात बोलता है दूसरी तरह का जो बॉन्ड बनता है वो होता है पाई बॉन्ड। दूसरी तरह का बॉन्ड जो होता है वो होता है पाई बॉन्ड। ठीक,
ये पाई है बेटा, पाई समझते ना मैथमेटिकली, ये पाई बॉन्ड है। ये दो चीजें तो बताई थी पॉलिंग्स लेटर में, और एक चीज जो लेटर ऑन बताई गई वो अश्विनी सर तुम्हें साथ में बता रहे हैं, तभी बोल रहा हूं कि कोई चीज नहीं बताएगा आपको, कोई बंदा नहीं बताने वाला आपको। एक तीसरे तरह का बॉन्ड भी होता है जिसको बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। जाओ मेरे बच्चों ढूंढो अपने दोस्तों की कॉपी में कि डेल्टा बॉन्ड कहां बताया गया है। बहुत कम जगह होगी, बहुत ही अच्छा कोई टीचर तुम्हें मिल जाए तो शायद बता दे, वो भी अलग सा एक छोटा सा रेफरेंस दे दे, बट इस तरह से ओवरलैप कोई समझाएगा नहीं। तो तीन तरह के बॉन्ड बने, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड। अब ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो टाइप ऑफ ओवरलैप्स है ये कैसे बनते हैं, ठीक उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं पॉलिंग एंड सेलिगर। तो इन्होंने कहा कि सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड ओवरलैप, एंड टू एंड ओवरलैप। ठीक बेटा, एंड टू एंड ओवरलैप को हम हेड ऑन ओवरलैप भी बोलते हैं, हेड ऑन ओवरलैप भी बोलते हैं। ठीक, जैसे ये एक एस ऑर्बिटल है बेटा, ठीक, ये इसका न्यूक्लियस है मान, ये दूसरा एस ऑर्बिटल है। अब ये हेड टू हेड बने कि नहीं बने, है ना बेटा। देखो स्फेयर में तो कोई एंड होता ही नहीं, ठीक, मतलब यू कैन से कोई भी साइड होती नहीं, होता ही क्या है, एंड ही एंड है सारी जगह। तो ये हेड ऑन ओवरलैप या एंड टू एंड ओवरलैप है। उसी तरह से पी ऑर्बिटल्स, अगर ऐसा भी तो हो सकता है, ये एस और उसके ऊपर ये पी, ये एस और पी में ओवरलैप हो गया, और ऑब्वियसली इसके अंदर यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होंगे ओवरलैप रीजन के अंदर, एक यूं लगा दिया, एक यूं लगा दिया, ठीक, क्लियर। तो ये हमारे पास S2S सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये S2P सिग्मा बॉन्ड हो गया। इसी तरह से बेटे ऐसे भी तो हो सकता है कि ये P और ये P, ठीक है जी, ये भी दो आपस में जुड़े। अब ये P2P सिग्मा बॉन्ड हो गया, P2P सिग्मा बॉन्ड हो गया। सिमिलरली P2D, D2D सिग्मा बॉन्ड्स, यानी सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड ओवरलैप और हेड ऑन ओवरलैप बिटवीन द ऑर्बिटल्स। ठीक, दूसरा पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैप। साइड वाइज बेटा कोई लोग इसको लेटरल ओवरलैप भी बोलते हैं, साइड वाइज ओवरलैप, एक्सियल ओवरलैप होना चाहिए था वैसे, साइड वाइज ओवरलैप। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय साइड वाइज ओवरलैप? देखो बेटे, ये पी है एक और ये पी है दूसरा, ठीक है जी। तो ये साइड वाइज ओवरलैप हो गया, तो इसको बोलेंगे P2P पाई बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह से ये P है और से ये D है। D की कितनी लोब्स होती है बेटा? 4 लोब्स होती है। और आप ये देख रहे हैं ओवरलैप कैसे हो रहा है, साइड वाइज। तो इसको बोल दिया P से D का पाई बॉन्ड, जिसको P पाई D पाई बॉन्ड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? P पाई D पाई बॉन्ड। सिमिलरली ये हमारे पास एक डी ऑर्बिटल है, ठीक, और ये दूसरा डी ऑर्बिटल है।
ठीक है जी। अब ये बना डी टू डी पाई बॉन्ड, जिसको लोग बोलते डी पाई बॉन्ड। ये पी पाई, ये पी पाई डी पाई, और ये डी पाई, यानी ये पी और पी का पाई बॉन्ड है, पी और डी का पाई बॉन्ड है, और पी डी और डी का पाई बॉन्ड। तो ये साइड वाइज ओवरलैप होता है। ठीक है जी। अगली बात हमारे पास क्या आती है, जब हम डेल्टा बॉन्ड की बात करते हैं। किसकी? डेल्टा बॉन्ड की। ये स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूं, पॉलिंस्लेटर के बाद डिस्कवर हुआ है। इसमें क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ all four lobes of d orbitals। यानी डेल्टा बॉन्ड डी में ही बनता है। डी में कितनी लोब्स थी भाई? 4 लोब्स थी हमारे पास। मैंने ये तो ओवरलैप किया ही किया, ठीक, और ऐसे शो किया, ठीक। थोड़ा सा ढंग से बना देता हूं भाई, ताकि क्लियर हो जाए। ठीक, ये तो ओवरलैप शो किया ही किया बेटे, इनमें भी ओवरलैप शो किया और इसमें भी ओवरलैप शो किया। यानी all four lobes of d orbitals are overlap। जैसे एक डी यूं है, एक डी यूं है, ये ऐसे ओवरलैप कर गए चारों के चार। पहले देखो, सिग्मा बॉन्ड बना एंड टू एंड ऐसे करके, पाई बॉन्ड बना साइड वाइज ऐसे करके, ठीक। सिग्मा बॉन्ड ऐसे करके, पाई बॉन्ड ऐसे करके, और डेल्टा बॉन्ड कैसे बना? ऐसे करके। समझ में आया? चारों के चारों लोग जो है हमारे पास, वो ज्वाइन करेंगी, तो यहां पे तुम्हारे पास बनेगा डी टू डी डेल्टा बॉन्ड। तो ऐसे बेटे 3 तरह के बॉन्ड तुम्हें समझाए मैंने। एक सिग्मा बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड ओवरलैप, पाई बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैप, एंड डेल्टा बॉन्ड इन विच ऑल 4 lobes of d orbital participate, so that is called as to be delta bond। अगली बात देखिए, अगली बात देखो जी, जहां तक हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें, ठीक, तो कोई भी ऑर्बिटल s हो, p हो, d हो, f हो, कोई भी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि साइड सभी हमारे पास एंड तो सभी का ही है। तो कहने का मतलब S P D F all can participate in sigma bond formation। सिग्मा बॉन्ड S भी बना सकता, P भी बना सकता, D भी बना सकता, कोई भी बना सकता है बेटा। समझ में आएगा? लेकिन देखो बेटा, जो स्फेयर होता है, क्या स्फेयर की कोई साइड होती है? क्या स्फेयर की कोई साइड होती है? स्फेयर के तो सारे एंड ही एंड है। तो s ऑर्बिटल डू नॉट पार्टिसिपेट इन पाई बॉन्ड, सो p d and f can participate in पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में s पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि s की कोई साइड नहीं, स्फीयर की कोई साइड नहीं होती। और रही बात डेल्टा बॉन्ड, ओनली d और f कैन फॉर्म डेल्टा बॉन्ड्स। इसमें p भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें चारों लोब्स में जुड़ना है, तो इसमें p भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सिंपल बात, इसमें सारे, इसमें s नहीं पार्टिसिपेट करेगा, उसमें s और p नहीं करेंगे। अगली बात,
sigma bond is formed along internuclear axis. sigma bond is formed along internuclear axis. ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड बनता है, जैसे अलाउंग बनता है, जैसे देखो ये न्यूक्लियस के बीच से गुजरती हुई लाइन, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, न्यूक्लियस के बीच से गुजरती हुई लाइन, ये देखो। क्यों बेटा? देखो ये इनके न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस ये, इसका न्यूक्लियस ये, इसका न्यूक्लियस ये, इसका न्यूक्लियस ये, ठीक है जी। तो हमारे पास ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, न्यूक्लियस के बीच से निकलती हुई। सो दे आर फॉर्म्ड, यू कैन से दे आर फॉर्म्ड अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जबकि अगर मैं यहां ध्यान दूं, इसका न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस ये है, सिमिलरली इसका न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस यहां, इसका न्यूक्लियस यहां। तो एक बात देखते हैं, यहां पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है, देखो, तो बॉन्ड कहां बन रहा है? बॉन्ड तो यहां बन रहा है, यहां ओवरलैप हो रहा है या यहां ओवरलैप हो रहा है, ठीक, यानी परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो बेटा पाई बॉन्ड इज formed perpendicular to internuclear axis, ठीक है जी। जो आपका पाई बॉन्ड है दैट इज फॉर्म्ड परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सिमिलरली डेल्टा बॉन्ड की बात करें, सो अगेन यहां से ध्यान दो, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, so that is also perpendicular, so this is also formed perpendicular to internuclear axis, ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? अगली बात, सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैप ज्यादा होता है, सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैप ज्यादा होता है। क्यों? देखो बेटा यहां न्यूक्लियस दूर है तो ये क्लोज आ सकते हैं, बट यहां न्यूक्लियस पहले बहुत पास नहीं आ पाते, रिपल्शन ज्यादा हो जाती है, इसलिए यहां ओवरलैप का एक्सटेंट कम है, यहां ओवरलैप का एक्सटेंट ज्यादा होता है। देखने में ऐसे पता नहीं चलता है, बट अदरवाइज इसके न्यूक्लियस एक दूसरे से क्या होते हैं? दूर होते हैं, सो दे कैन कम मोर क्लोजर। जबकि पाई बॉन्ड बनाते दे आर ऑलरेडी वेरी क्लोजर, सो दे कैन नॉट कम मोर क्लोजर। यहां ओवरलैप कम होता है। सर यहां तो दो जगह नहीं बेटा, एट अ टाइम यहां तो इलेक्ट्रॉन यहां होंगे या यहां होंगे, दोनों में से एक जगह होंगे ना एट अ टाइम इलेक्ट्रॉन। ओवरलैप के दो रीजन दिख रहे हैं, बट एट अ टाइम इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे होंगे। बोलो क्लियर? तो कहने का मतलब ये हो गया कि सिग्मा इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, सिग्मा इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, so have more bond energy, सिग्मा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए उसकी बॉन्ड एनर्जी यानी बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो भी ज्यादा चाहिए होगी, ठीक। पाई बॉन्ड, पाई इज अ वीक बॉन्ड, पाई इज अ वीक बॉन्ड क्योंकि ओवरलैप कम है। वीक बॉन्ड need less bond energy, ठीक है दोस्तों। और रही बात डेल्टा, बेटे इसमें तो न्यूक्लियस कितने क्लोज हो जाएंगे जब ये पास आएंगे ऐसे करके, तो न्यूक्लियस पहले से बहुत क्लोज है, ओवरलैप इज वेरी लेस, तो ये वीकेस्ट बॉन्ड होता है, वीकेस्ट बॉन्ड, ठीक। Therefore bond energy is least,
ये वीकेस्ट बॉन्ड है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी बेटा इसमें। आगे आ जाते हैं। ठीक, देखो बेटा, हम इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के राउंड है, तो ये न्यूक्लियस दोनों इन दो इलेक्ट्रॉन को जो बीच में शेड है दोनों को अट्रैक्ट करेंगे, और यहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड 90 डिग्री एंगल पे हो जाएगा न्यूक्लियस के 90 डिग्री। थोड़ी अट्रैक्शन थोड़ी सी कम होने वाली है ना बेटा। यहां तो दोनों के न्यूक्लियस के बिल्कुल बीच में आ गया। ठीक, दोनों न्यूक्लियस के बिल्कुल बीच में आ गया। समझ में आई बात? बेटा अपना माइक बंद रखा करे, 1000 बार बोल चुका हूं मैं। ठीक, ऑलवेज अपना माइक म्यूट मोड पे होना चाहिए तुम्हारा। गॉट इट और नॉट? ठीक, तो मेरे बच्चों यहां पे हमारे पास क्या हो गया कि पाई बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये न्यूक्लियस से 90 डिग्री एंगल पे, थोड़ी सी फोर्स कम हो जाती है और यहां न्यूक्लियस बहुत पास आ जाती है। क्लियर? अब चलिए देखो, जब बॉन्ड बनने लगता है तो आफ्टर ऑल पहले तो इलेक्ट्रॉन ही खींचते हैं ना बेटा। इलेक्ट्रॉन जो है कौन खींचता है? न्यूक्लियस। तो पहला बॉन्ड हमेशा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के लॉन्ग ही बनता है, इसलिए फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म is always a sigma bond. First bond formed is always a sigma bond. ठीक, यानी सिग्मा कैन बी फॉर्म्ड एलोन। अकेला सिग्मा भी बन सकता है। ठीक, जैसे अगर मैं मीथेन ले लूं तो इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बन रहे हैं, तो सिंगल बॉन्ड जो पहले वाले बॉन्ड बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? वो सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली पहले तो देखो आपके न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को खींचना है, तो अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ही बॉन्ड बनता है। पर उसकी वजह से जैसे एक ऑर्बिटल यूं हो गया, अब बाकी ऑर्बिटल यूं खड़े हैं भाई, तो ऐसे ओवरलैप होंगे ना भाई, तो जो नेक्स्ट बॉन्ड उसके ऊपर बनता है सिग्मा एक ही बनता है, उसके ऊपर जितने भी मल्टीपल बॉन्ड बनेंगे वो पाई होंगे। इसका मतलब पाई कैन नॉट बी फॉर्म्ड अलोन। पहले सिग्मा बनेगा फिर उसके ऊपर पाई बनेगा। पाई एक्चुअली इज फॉर्म्ड लाइक अ सिलेंडर ओवर अ सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, इसके ऊपर पाई बॉन्ड बनता है ऐसे करके। समझ में आई मेरी बात? जैसे देखो बेटा, हमें ये तो पता है कि जब पी में मान लो पी एक्स पी वाई पी जेड है ना बेटा। अब पी एक्स ऑर्बिटल पी एक्स के साथ यूं ओवरलैप किया तो वाई तो यहां होंगे, इसमें सिग्मा बॉन्ड बन गया पी एक्स में, तो वाई तो यहां होंगे ना, और जेड इस तरह आगे पीछे होंगे। अब इसमें ओवरलैप ऐसे तो हो नहीं सकता, क्यों? रिपल्शंस बहुत ज्यादा होंगी, ऐसे ही होना पड़ेगा। तो दूसरा सिग्मा कभी नहीं बनता, सिग्मा के ऊपर सिग्मा नहीं बनता। सिग्मा के ऊपर अगर डबल बॉन्ड बनेगा तो पाई बनेगा, ट्रिपल बनेगा तो दो पाई होंगे। यानी जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा होते हैं, जो डबल बॉन्ड होते हैं उसमें से एक सिग्मा बाकी पाई, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसमें एक सिग्मा बाकी पाई। बात समझ में आई? यानी पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड above sigma bond या after sigma bond, after sigma bond around it, cannot be formed alone, cannot be formed alone, अकेला कभी नहीं बन सकता। पहले सिग्मा बनेगा फिर पाई बनेगा, नहीं तो पाई कभी नहीं बनेगा। ठीक, अगर एक बॉन्ड कहीं देखोगे तो सिग्मा होगा, यानी मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड कहीं पे भी देखोगे सिग्मा बॉन्ड है। जब डबल बॉन्ड बनता है तो उसमें एक सिग्मा दूसरा पाई। बात समझ में आई? पर बेटा एक खास बात बताता हूं तुम्हें, दुनिया में एक स्पीशीज ऐसी भी है जिसमें पाई बॉन्ड है सिग्मा है ही नहीं, और ये कभी किससे पूछना, क्योंकि ये तो है ही, पहला सिग्मा बनता है। लेकिन एक स्पीशीज होती है C2,
2 कार्बन, हालांकि हाइपोथेटिकल स्पीशीज है, बनती नहीं है, ठीक, बट C2 स्पीशीज में पहले सिर्फ क्या होते हैं, पाई, सिग्मा होते नहीं, कंटेन्स पाई, सिग्मा होते नहीं। और इसका राज जो है वो अगली थ्योरी में मिलेगा आपको, बट अभी के लिए ध्यान में रखना कि C2 इज द स्पीशीज जिसमें सिग्मा नहीं, पहले पाई, अदरवाइज पहले सिग्मा बाद में पाई। बात समझ में आई? और डेल्टा उससे भी बाद में, यानी हम ये बोल सकते हैं डेल्टा कैन नॉट बी फॉर्म्ड अलोन, डेल्टा इज फॉर्म्ड इन स्पेशल केसेस, डेल्टा इज फॉर्म्ड इन स्पेशल केसेस, special conditions। बेटे डेल्टा बॉन्ड ना, जब तुम +2 में जाओगे एक चैप्टर आता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, ठीक, तब बता पाता हूं मैं आपको कि डेल्टा बॉन्ड कैसे बनते हैं, इनके लिए स्पेशल कंडीशन चाहिए, ठीक, ये ऐसे नहीं बन जाते जैसे सिग्मा और पाई बनते हैं, ये ऐसे नहीं बनते, दे आर फॉर्म्ड अंडर अ स्पेशल कंडीशन। क्लियर? समझ में आया? नाउ अगली बात, सिग्मा बॉन्ड इज फ्री टू रोटेट, sigma bond is free to rotate। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो रोटेट करने के लिए फ्री है, इट कैन बी रोटेटेड लाइक दिस, ये सिग्मा बॉन्ड ऐसे रोटेट हो सकता है, पर पाई बॉन्ड इज नॉट फ्री टू रोटेट एट ऑल, नॉट फ्री टू रोटेट। पाई बॉन्ड भी फ्री नहीं होता रोटेट में, क्यों बेटा? ये यूं बना है ना, यूं देखो, यूं बना है ऊपर, ये ऊपर की तरफ को यूं बना है, और ऐसे ही पाई बॉन्ड यहां पे भी होगा, तो अगर ये यूं रोटेट करेगा तो आपस में रिपल्शन होगी, तो रोटेट ही नहीं करता, ये अपनी जगह पे यूं खड़ा रहता है, इट डज नॉट रोटेट, ठीक, जैसे ये है, ये यहीं पर रहेगा, ये यूं करके रोटेट नहीं कर पाएगा, इट इज लाइक अ सिलेंडर ओवर सिग्मा बॉन्ड, तो अगर यूं है, यूं रोटेट अगर इसने किया तो इस लाइन में जो होंगे उससे रिपल्शन मिलेगी, इसलिए ये ऐसे रहेगा, क्यों? जैसे ये PX, मैंने बोला था PZ है, Z के अराउंड ये बॉन्ड बना है PZ, तो Z एक्सिस के अराउंड ये बॉन्ड बना सिग्मा, तो ये Y है और ये X होगी, तो Y अगर ऐसे है, X ऐसे है, तो Y अगर यू मूव करने लगा तो X के ऊपर आ जाएगा, वो रिपल्शन हो जाएगी, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ में आई बात? तो वैसे भी ये इसके अराउंड एक क्लिप की तरह, एक मतलब सिलेंडर की तरह वर्क करता है सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड रादर, तो पाई बॉन्ड इज नॉट फ्री टू मूव। सिमिलरली हमारा डेल्टा बॉन्ड इज ऑल्सो नॉट फ्री टू मूव, फ्री टू मूव। तो मेरे बच्चों, उम्मीद है आपने ये समझ लिया कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, और किस तरह से वो बनते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक। फटाफट से जो भी तुमने लिखना है इसमें लिख लो, ठीक है जी, ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे और आगे तुम्हें समझाऊंगा। ओके, नोट कर लिया बेटा? नोट कर लिया? टेस्ट की चिंता मत करो, बता दूंगा मैं जब होगा, ठीक। अब चलो बेटा, अब हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ, बेटा देखो एक बात समझ लेना, ये सिग्मा और पाई हमारे बुक्स में यही दिया होगा, सर ने आपको डेल्टा के साथ करवाया वो अलग बात है, ठीक, बुक्स में यही दिया होगा। और ये क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पिछले 50 साल से आ रहा, अगले 50 साल तक आता रहेगा, यानी ये रिपीट होना ही है, जो मर्जी हो जाए। सिग्मा और पाई बॉन्ड का जो फर्क है, डिफरेंस है, वो हमेशा 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 रिपीट होता है, इसलिए ये अच्छे से आना बहुत जरूरी है कि सिग्मा क्या होता है, पाई क्या होता है। अब अगली बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई।
डेल्टा तो बोला स्पेशल केस में, वो अभी करने की आपको जरूरत नहीं, समझा जरूर दिया है मैंने, ठीक, क्योंकि जब बॉन्ड की स्ट्रेंथ बतानी है इसलिए बता दिया है मैंने, ठीक। ठीक, नाउ नेक्स्ट बात आती है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ये बेटा पेपर में क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने सिग्मा, इसमें कितने पाई, कैसे देखने हैं भाई, थोड़ा समझ लो यार, ठीक। देखो जब अपन कैलकुलेशन करते हैं, मान लो आपको बोला CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, आपको बोला कि आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने हैं इसमें, ठीक। आप देखो इसको पूरा लिखिएगा, CH के साथ कितने H है, 3, तो ये 3 H यूं लग गए। आगे C के साथ कितना है, 1 H, फिर है डबल बॉन्ड, फिर C के साथ क्या है, 1 H, फिर C के साथ कितने हैं, 2 H, फिर C के साथ कितना है, 1 H। देखो जी ये स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है। अब इसमें जितने भी सिंगल बॉन्ड है वो सारे सिग्मा बॉन्ड है, कितने हैं गिनते हैं, यहां से शुरू कर देंगे, 1 2 3 4 5, 2 में से 1 सिग्मा है, 6 7 8 9 10 11, 3 में से 1 सिग्मा है, 12, और ये 13। तो देखो 13 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। जितने सिंगल बॉन्ड है वो सारे सिग्मा बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में से 1 सिग्मा है, बाकी पाई है। ट्रिपल बॉन्ड में से भी 1 सिग्मा है, बाकी पाई। अब पाई देखने हैं, तो पाई कितने, 1 ये, 1 और 2 ये, यानी यहां पे 3 पाई। तो यहां पे हुए 13 सिग्मा 3 पाई। बोलो समझ में आई कैसे देखा। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट सा मॉलिक्यूल लेके चल रहा हूं, ठीक से, कोई डिफिकल्ट सा मॉलिक्यूल लेके चलते हैं। ये मॉलिक्यूल दिया है, इसमें C डबल बॉन्ड C तो है ही, उसके साथ C और N लगा है। CN में ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटे, CN में आपस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये हो गया मॉलिक्यूल जो ये लिखा है मैंने ऊपर। अब मुझे इसमें गिनने हैं सिग्मा और पाई। चलिए पहले सिग्मा गिनते हैं शुरुआत से। सिंगल बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so there are 9 sigma and how many pi beta, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so 9 pi। तो यहां 9 सिग्मा 9 पाई। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए अब तुम बताना मेरे को, मॉलिक्यूल है मेरे पास C डबल बॉन्ड C, ठीक ध्यान से देखना, M C ट्रिपल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड O। सिमिलरली यहां पे C ट्रिपल बॉन्ड N,
ठीक है जी। दूसरी साइड चल जाते हैं, यहां पे हमारे पास आ जाता है CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां ले लेता हूं C ट्रिपल बॉन्ड CH। चलो नंबर ऑफ सिग्मा और पाई गिन के दो मेरे को इसमें, चलो जल्दी क्विकली। बहुत सारे आंसर मिले हैं और बहुत वेरिएबिलिटी है आपके आंसर्स में। आंसर बहुत सारे मिले पर उसमें वेरिएबिलिटी बहुत है। देखो यहां से शुरू कर, 1 2 1 सिग्मा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। जब तक इसको लाइंस नहीं लगाओगे ना तब तक कोई ना कोई छोड़ जाओगे। ठीक, यहां 18 सिग्मा है एंड हाउ मेनी पाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सो 12 पाई, 18 सिग्मा 12 पाई। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ऐसे ही हमें एक मॉलिक्यूल दे दिया, हमें बोला फिनाइल, ठीक, CH डबल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5। ये मॉलिक्यूल है, इसमें सिग्मा और पाई गिनने। पहली बात ये पीएच क्या है? पीएच होता फिनाइल, फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग, यानी कि इसमें हम ऐसे गिनेंगे। ये बनाया मैंने बेंजीन रिंग, ये पीएच की जगह। फिर C के साथ एक H है, डबल बॉन्ड है, C के साथ आगे CH3 है, मतलब C के साथ आगे 3 H हैं, सिंगल बॉन्ड। C2 2 C और उसके साथ आगे 5 हाइड्रोजन, तो 2 C ऐसे लिखे जाएंगे, 1 C ऐसे और फिर ये ऐसे। अब हम इसमें सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे, लेकिन बच्चे अभी भी गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे? भूल जाएंगे कि बेंजीन में हर कार्बन के साथ एक एक H लगा होता है, जो दिखाया नहीं जाता, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि उसके साथ हर एक के साथ H लगे हुए हैं। ये दिखाए नहीं जाते हैं, इसलिए बच्चे गलती कर लेते हैं। तो हमारे पास सिग्मा कैलकुलेट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, so 26 sigma. And how many pi now? 1 2 3 4, so 4 पाई, 26 सिग्मा, ठीक। 26 हुई कि 25? कोई ज्यादा तो लगा दिया मैंने। सो 26 सिग्मा और हमारे पास 4 पाई हो गए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? यहां शुरू कर देते, 1 2 3 4 5 5 और 6 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। बेटा 25 है इसमें, 26 नहीं, गलती से मैंने एक ज्यादा गिन दिया। 25 सिग्मा और 4 पाई। ऐसे ही हमें बोल दिया इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन। क्या बोल दिया? इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन। इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन। इसमें पूछा कितने सिग्मा कितने पाए। पहली बात, एसीटोन क्या होती है बेटा? बेटा एसीटोन होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसकी इनोलिक फॉर्म क्या होती है? भाड़ में जाए यार। अरे फॉर्म कोई भी होगी उसमें बॉन्ड बराबर होते हैं। आइसोमेरिक फॉर्म में बॉन्ड बराबर होते हैं, तो अपन को वो बनाने की जरूरत ही नहीं। सिंपल बात थी, इसमें देख लेते बॉन्ड हमेशा बराबर होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं, बॉन्ड का नंबर कभी चेंज नहीं होता है, कोई मर्जी फॉर्म दी गई हो। ये बना एसीटोन, तो कितने सिग्मा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सिग्मा और 1 पाई। बोलो बच्चे समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे उम्मीद है यू कैन कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स वेरी इजीली। यू कैन इजीली कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। नाउ नेक्स्ट बात आएगी बेटा स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप। किस ओवरलैप का स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है? किस ओवरलैप का स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है? किस किस तरह का ओवरलैप जो है वो कितना स्ट्रेंथ वाला होता है? मैं मिटा रहा हूं इसको, मिटा दूं बच्चे? सर 1 मिनट। डन सर। डन। अब देखो बेटा, यहां तक स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप की बात करें कि कौन सा ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होता है। स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप। देखो बच्चे 90% टीचर गलत पढ़ाते। कितने? 90% टीचर गलत पढ़ाते। ठीक, आपने ध्यान रखना है सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ P2P हेड ऑन यानी सिग्मा बॉन्ड में होता है। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ P2P हेड ऑन में होता है। उसके बाद S2P हेड ऑन में होता है। हेड ऑन मतलब सिग्मा बॉन्ड। ठीक, उसके बाद S2S हेड ऑन में होता है। जबकि मेरे बच्चों 90% लोग ये बोल देते हैं कि S से S का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। गलती बात है, गलत बात है, उन मूर्खों को आता कुछ नहीं। ठीक, देखो बेटा यहां तक मैंने अभी पिछले बैच में करवाया था, किसी बच्चे ने नेट से कोई टीचर का मेरे को रेफरेंस भेजा, सर वो देखो जी वो तो बता रहा है सिग्मा सिग्मा ये SS बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है देन SP। बेटा देखो आफ्टर ऑल केमिस्ट्री जो है वो किससे पढ़ी जाती है? अच्छी किताबें अगर बोले, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं अभी, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, केमिकल बॉन्ड है ना। इसकी सबसे बड़ी बुक है JD ली। JD ली। ठीक, तो इसका एक हिंदुस्तानी वर्जन भी आया हुआ JD ली एंड गुहा करके ऐसे किताब है। ठीक, वो JD ली ही है, उसको हिंदी में मतलब यू कैन से हिंदुस्तानियों के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। बेटे ऐसी बुक को देखोगे तो मेरे वाला आपको पूरा करेक्ट मिलेगा।
जिन लड्डुओं ने कभी पढ़ा नहीं, प्रदीप दिनेश पढ़ के खुश हो रहे हैं, ठीक, तो उनको एसएससी सबसे पहले नजर आएगा। ठीक, क्लियर? हाँ, सुदर्शन बुआ जसनूर, बिल्कुल ठीक। तो हमारे पास पीपी हेड ऑन, एसपी हेड ऑन एंड एसएस हेड ऑन, ये रहेगा। इसका रीजन बताता हूं, मैं बिना रीजन के बात ही नहीं करता, ठीक, बिना लॉजिक के अपनी बात नहीं होती। देखो बेटा, जब पी की बात करूंगा तो हेड ऑन का मतलब है ये, ठीक है ना, और एस टू पी के हेड ऑन का मतलब है ये, ठीक, और उसी तरह से एस टू एस के ओवरलैप का मतलब है ये। अब ध्यान देना, इसका न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस ये है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना बनता है, इसका न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस ये है, इसके बीच का डिस्टेंस इतना बनता है, और ऑब्वियसली इसका न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस ये है, इसके बीच का डिस्टेंस इतना बनता है। यहां न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ऑब्वियसली रिपल्शन कम होती होगी, और इसलिए ज्यादा ओवरलैप कर सकता होगा, और इसलिए एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज्यादा होता होगा, स्ट्रेंथ बॉन्ड की ज्यादा होती है। यहां वो और पास आ गए, यहां और पास, तो न्यूक्लियस जितने पास आएंगे बेटा रिपल्शन उतनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा ओवरलैप नहीं हो पाएगा, कम हो पाएगा। तो यहाँ रीजन ऑफ ओवरलैप कम होगा, यहाँ रीजन ऑफ ओवरलैप ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस दूर है। न्यूक्लियस दूर है तो रिपल्शन भी कम है, ये भी बात है, ठीक है। ये हो गया हेड ऑन। हेड ऑन के बाद मतलब सिग्मा बॉन्ड्स, सिग्मा के बाद हमारे पास होता है पाई। अब देखो ध्यान से, ये भी बड़ा मस्त है, यहां पे भी लोगों को पता कुछ होता नहीं है, एम बोलते रहेंगे। सबसे पहले डी टू डी साइड वाइज, डी टू डी साइड वाइज, इंटरेस्टिंग, यानी डी पाई पी पाई बॉन्ड, डी बाय डी पाई बॉन्ड। क्यों? लॉजिक, ये डी और ये डी, ठीक है जी, और आप देखते हो ये न्यूक्लियस है, ठीक, इसमें इतना डिस्टेंस है, बट क्योंकि ऑब्वियसली ये तो पता ही था कि पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, तो हमने पाई बॉन्ड बाद में लिखने शुरू किए हैं। तो पहले डी टू डी, फिर आता है डी टू पी, यानी पी टू डी साइड वाइज, उसके बाद पी टू डी साइड वाइज, ठीक। अब पी टू डी साइड वाइज कैसे बनेगा, ध्यान देना जरा, क्योंकि इसी में इसका राज है कि ज्यादा स्ट्रेंथ वाला क्यों है, ठीक, ये पी टू डी साइड वाइज है। फिर आता है पी टू पी साइड वाइज, पी टू पी साइड वाइज, पी की लोब्स ऐसे खड़ी हुई रहती है। तो अब ध्यान आप खुद ही दे दो मेरे दोस्तों, डी की लोब झुकी होने की वजह से, ऐसे टेढ़ी होने की वजह से इसमें डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, जबकि यहां पे स्ट्रेट लोब होने की वजह से डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस इज लेस, सो ऑब्वियसली रिपल्शन इज मोर, ठीक। और सबसे वीक बॉन्ड होता है डी टू डी डेल्टा, ठीक, डी टू डी डेल्टा बॉन्ड, यानी ऑल फोर लोब्स। क्यों बेटा? ऑल फोर लोब में तो भैया हमारे को समझ में आता, वो तो ये बिल्कुल ही पास आ गए न्यूक्लियस, ठीक। तो आपने ध्यान में रखना है पी टू पी सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग, देन एस टू पी, देन एस टू एस, देन डी टू डी, देन डी टू पी टू डी, फिर पी टू पी, और फिर डी टू डी, ठीक है बच्चे। तो हमेशा ये ध्यान में रखना, ये ऑर्डर, लड्डू लोग बढ़ाएंगे एस को पहले, पहले पी से पी का हेड ऑन, फिर एस से पी, फिर एस से एस, फिर डी टू डी साइड वाइज। और मैंने लॉजिकली समझाया है बेटा ये कैसे, डिस्टेंस के बीच में हमने डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट करवाया, क्योंकि न्यूक्लियस में रिपल्शन मेजर रिपल्शन है।
अब ये तो था कि अगर हमारे पास पी लगे, पर कौन से वाला जुड़ा है उसके ऊपर भी तो डिपेंड कर रहा है। ठीक, उसके ऊपर भी F2F डेल्टा बाद में, यार F2F डेल्टा बना नहीं अभी तक, आया नहीं अभी तक। ठीक है बच्चे, अब आगे चलो, आगे हमारे पास आएगा, अगर ऑर्बिटल देखें तो 1s और 1s, ठीक, 1s 2s अगर ओवरलैप कर रहे हैं, 1s 3s अगर ओवरलैप कर रहा है, 1s 4s अगर ओवरलैप कर रहा है, अब इसमें कौन सा ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होगा बेटा? 1s ज्यादा स्ट्रेंथ वाला। क्यों? इनकी एनर्जी लगभग सेम है। यहां 1s 2s के बीच में एनर्जी का थोड़ा डिफरेंस होगा, 1s 3s में एनर्जी का और भी डिफरेंस होगा, और 1s 4s में एनर्जी का डिफरेंस और ज्यादा होगा। तो सेम एनर्जी वाले ज्यादा आसानी से ओवरलैप करेंगे। सिमिलरली 2p will overlap more easily, more strength is there than that of 2p 3p, which has more strength than 2p 4p, which has more strength than 2p 5p. क्यों बेटा? अगर एनर्जी का डिफरेंस हुआ तो बेटा ओवरलैप कम होगा ना। एनर्जी का डिफरेंस यानी 1s की एनर्जी तो सेम है, एनर्जी सेम है, ओवरलैप आसानी से होगा। लेकिन 1s और 2s की एनर्जी का फर्क है, तो इतनी आसानी से ओवरलैप नहीं होता। क्लियर? समझ में आया? लेकिन आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, क्लियर नहीं, अमन ने बोला क्लियर नहीं, तो हम क्लियर कर देते हैं। ये वाला तो क्लियर है, ठीक। अब ये वाला जो है 1s और 1s दोनों में एनर्जी सेम है, सेम एनर्जी वाले ज्यादा आसानी से ओवरलैप करेंगे, और 1s और 2s में एनर्जी का डिफरेंस है, तो जब एनर्जी का डिफरेंस होता है तो ओवरलैप तो कम ही होगा ना भाई, यानी दो अलग अलग हैं। फिर 1s और 3s उसमें एनर्जी का डिफरेंस और अलग हो गया, तो उनका ओवरलैप करना ही मुश्किल है। तो जितना एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ओवरलैप करना मुश्किल होगा। बोलो भाई अमन, अब क्लियर है? हाँ मुझे पता है जसनूर, प्रीवियस क्लास का भी होमवर्क दिया हुआ है और वो कॉपर सिल्वर और गोल्ड दे रखा है, मुझे मालूम है। अब तुम्हारे को एक होमवर्क आज भी दे रहा हूं, ठीक है? 1s 1s 2s 2s, ठीक है जी, 3s 3s 4s 4s, इसको स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लगाना है। किसके ऑर्डर में लगाना है? स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लगाना है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसी तरह लगाना है 2p 2p 3p 3p 4p 4p और 5p 5p, इसको स्ट्रेंथ के ऑर्डर में तुमने लगा के दिखाना है। सर हमें कहां से पता चलेगा? दुनिया पड़ी है जानने के लिए, जहां मर्जी से जानो, और मेरे को व्हाट्सएप पे ये भेजना, स्ट्रेंथ इसकी अलग से लगाना, इनकी अलग से लगाना, ठीक? कहीं मर्जी से ढूंढिएगा, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर बच्चों, ठीक? मैं इंतजार करूंगा आपके आंसर की, कि आपका आंसर आया कि नहीं आया, ठीक? आई विल वेट फॉर दैट, ठीक? जस्ट अ सेकंड। ओके, तो ये तो था बेटा जो हमने आज का लेक्चर पढ़ना था, ठीक? अगली बार पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैप। आप एक बात पूछ रहे थे मेरे से, जस्ट अ मिनट, अभी रिकॉर्डिंग वगैरह ऑफ कर दे।